ठीक है, नेहरा जी के पास दोबारा जाएंगे और भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। रजवन जी, आपके पास मैं दोबारा आना चाहूंगी। अभी आपने रमन जी को भी सुना। रजवन जी, क्या कुछ कहेंगे उनके इस बयान पर? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक प्रवक्ताओं की। अगर अवेलेबल हो तो उनसे भी बातचीत। जी ठीक है, रजवन जी अपनी बात रखिए। बोलिए बोलिए, बात रखिए। नेहरा जी, आपको आवाज मिल रही है? रजवन जी, आप बात रखिए। आप जी। हाँ, चलिए, शायद कोई तकनीकी खराबी है सृष्टि। लगातार हम बात कर रहे हैं मतदान को लेकर और वोट प्रतिशत भी हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकाबला कौन सी सीट पर किसके किसके बीच है वो भी देख सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जिन्होंने भी मतदान किया है वो हमें अपनी तस्वीर भेज सकते हैं। लगातार जो फोन नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है। वोट वीर के नाम से हम उनकी सेल्फी भी चला रहे हैं। बिल्कुल, हरियाणा न्यूज भी यही कोशिश कर रहा है कि जो भी लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं उनका हम भी किसी तरह से सम्मान कर सकें, और ये तभी हमने वोट वीर का उन्हें नाम दिया है। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। सीधे बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी, डबवाली इनेलो नेता अभय चौटाला ने वोट डाला है। डबवाली से खबर सामने आई है, इनेलो नेता अभय चौटाला ने वोट डाला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी कुछ देर में दिखाएंगे आपको। फिलहाल बता दें कि उन्होंने अपने पैतृक गांव में वोट डाला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मतदान के बाद अभय चौटाला ने भी अपील की है। अभय चौटाला की भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। बीजेपी कांग्रेस को लोग सबक सिखाएंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाएंगे लोग, और इस तरह के बयान सामने लगातार आ रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपने पैतृक गांव चौटाला में जाकर वोट डाला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस दौरान निशाना साधते हुए नजर आए हैं पार्टियों पर। अपने पैतृक गांव चौटाला में इन्होंने वोट डाला और बड़ी बात उन्होंने कही है। इस दौरान अभय चौटाला ने यह भी कहा है कि सबक सिखाएंगे बीजेपी कांग्रेस को। अभी कुछ देर पहले हम सृष्टि प्रवक्ताओं से बातचीत भी कर रहे थे, तो उसका ये जवाब कह सकते हैं आप इसे। प्रवक्ताओं की तरफ से, अभय चौटाला की तरफ से प्रत्याशी भी हैं। और ये बड़ी खबर। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे सबसे ज्यादा सीट जीतेगी। आज लोगों का जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा है। और जो खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो किसान है, वो भाजपा को और कांग्रेस को सबक सिखाएगा, क्योंकि इनकी वजह से किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपने सुना। और अपने पैतृक गांव चौटाला में जब वो वोट डालने के लिए गए तब ये बात वो कहते नजर आए कि हम कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाकर दिखाएंगे। बीजेपी कांग्रेस सबक सीखेगी, इस बार लोग सबक सिखाएंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह से वोट डालने के बाद अपील भी की है आम लोगों से कि वो भी बढ़ चढ़कर जाएं और अपने मत का उपयोग जो है यहां पर करें। और लगातार मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा भी लगातार जारी है। सीधे चर्चा का भी रुख कर लेते हैं। और इस बीच ये बड़ी जानकारी भी आपको बता रहे हैं। अभय चौटाला जब वोट डालने के लिए पहुंचे, ये तस्वीरें भी उस दौरान की सामने आई हैं। उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग यहां पर किया। उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो कहा, अब जो लोग हैं वो समझ चुके हैं, लोग सबक सिखाएंगे कांग्रेस और बीजेपी को, ये कहते नजर आए हैं अभय चौटाला। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार जो दिग्गज हैं या यूं कहिए जो तमाम पार्टियों के नेता हैं, लीडर्स हैं, वो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। सुबह से ही वोटिंग की जब तस्वीरें सामने आई थी तो नेताओं के भी वोट डालने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। और इसी कड़ी में तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। देखिए, अब तस्वीर उस दौरान की है जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वोट डाला था। और उसके बाद जब हमने तस्वीर आपको ये भी दिखाई जब अभय चौटाला जो है वोट डालने के लिए पहुंचे। और लगातार ये जो सिलसिला है मतदान का वो जारी है। तमाम जो नेता हैं, अभिनेता हैं, वो भी वोट डाल रहे हैं। इसके साथ ही आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय बिल्कुल। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कहाँ कितना मतदान हुआ है। करनाल में 47.60%, सोनीपत में
3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 46% रहा है। तो कहां कितना मतदान वो ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। रोहतक में 49.10% ये मतदान 3 बजे तक। और वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जगहों के हम आपको ग्राफिक्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो 51.60% यहां पर मतदान। सिरसा की अगर हम बात करें तो 3 बजे तक 56.20% मतदान यहां पर देखने को मिला है। तो अलग अलग आते हैं अंबाला, सिरसा, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, हिसार, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अंबाला में 51.6, सिरसा में 56.2, करनाल में 47.6, सोनीपत में 46.0, रोहतक में 49.1% ये मतदान हुआ है। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो 48% ये जो है प्रतिशत रहा है हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर कुल मिलाकर। वोटिंग परसेंटेज जो है लगातार समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और देखिए कोशिश यही की गई थी कि चिलचिलाती धूप में भी, कड़कती धूप में भी जो लोग हैं वो मतदान करने से परहेज ना करें, और इसी के लिए तमाम इंतजाम भी किए गए थे। पानी की व्यवस्था पोलिंग बूथों पर है, कहीं कहीं पर तो नींबू पानी भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही हेल्थ चेकअप के लिए भी इंतजाम जो है पोलिंग बूथों पर किए गए हैं। ऐसी तस्वीरें जो लगातार हमने आपको दिखाई है मतदान केंद्रों पर किस तरह के इंतजाम जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और कोशिश यही है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ सके। चुनाव आयोग ने भी इसके लिए ये तमाम तैयारियां की हैं और वो तैयारियां नजर भी आई हैं। हालांकि इक्का दुक्का पोलिंग बूथों पर कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा है। ईवीएम मशीन खराब होने जैसी भी खबर आई थी जब लोगों को थोड़ा 1 घंटे इंतजार करना पड़ा था, लेकिन इस तरह की खबरें ज्यादा नहीं आई हैं, ये एक अच्छी बात है। और जो तमाम प्रयास थे मतदान ज्यादा से ज्यादा कराने के, वोटिंग परसेंटेज बढ़वाने के, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है वो सफल हो पाएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज यहां पर बढ़ता हुआ। और देखिए गर्मी है लेकिन लोग जो हैं वो जागरूक भी हैं। सुबह से ही लोग जो हैं वो जागरूक नजर आ रहे हैं, वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपने देखा कि जो तस्वीरें सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हो, हर कोई वोट डालने के लिए पहुंच रहा है। बुजुर्गों में भी एक अलग उमंग और उत्साह जो है, एक खुशी जो है वो नजर आ रही है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है, सीधे रुख कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए लगातार महाकवरेज जारी है, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। महामुकाबला से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप तक हरियाणा न्यूज पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। तो सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है। वोटर्स बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और वोटिंग का आंकड़ा भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। छठे चरण में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। सभी दलों के अपने अपने जीत के दावे हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर अब लोग वोट करने लगातार मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। लड़ाई तो कांग्रेस में बहुत है भाई। आज देश में छठे चरण का मतदान है, 1 चरण और बाकी है और 4 जून को वोटों की गिनती है। मैंने और हमारे परिवार ने अपना मतदान किया है और मैं सब देशवासियों से, जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं, तमाम हरियाणा वासियों से, हमारे सिरसा पार्लियामेंट के सभी साथियों से ये विनती और प्रार्थना करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। हमेशा पिछले अगर 3 बार का देखें तो सिरसा ने सबसे ज़्यादा मतदान पूरे हरियाणा के अंदर किया है और उम्मीद के अनुरूप मैं समझता हूँ कि इस बार भी सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ होगा। लोकतंत्र का ये पर्व है और इस बार देश ने मन बना लिया है कि हम तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। देश बनाने के इस चुनाव में हर व्यक्ति, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर है, चाहे हमारा किसान मजदूर है, गरीब आदमी है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी साथी हैं, छोटे छोटे दुकानदार साथी हैं, पूरा आज जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो एक सूत्र में पिरो करके, अभी मैं अंदर सुन रहा था, लोग कह रहे थे जी हमारी पहली वोट तो देश को है। तो जैसे कहते हैं कि पहली रोटी गाय को,
पहली सैलरी माता जी को और पहली वोट भारत माता को, यानी कि देश को। तो देश को अगर सब वोट देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर जैसे मोदी जी ने नाम रोशन किया है पूरे भारतवर्ष का, आज चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे गलत निगाहों से देख सके। आज ख्याति पूरे इंटरनेशनल स्तर पर है, तो पूरी दुनिया की नज़र इस चुनाव पर है, देश देश की नहीं है। और जितना मजबूत जनादेश के साथ मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उतना मैं समझता हूँ कि हमारा वर्चस्व पूरी दुनिया में होगा। आज 100 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे युवा लोकतंत्र है। तो इसलिए मैं तो आश्वस्त हूँ कि सिरसा के लोग पिछली बार 3,08,10 हज़ार वोटों से जिताया था। इस बार मुख्यमंत्री जी, नायब जी आए, मनोहर लाल जी आए और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया, योगी जी आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, जो भी नेता यहाँ पर आया सबने आश्वस्त किया कि ये सीट हम 6,51,000 से कम जिता करके देंगे। तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ पर धक्के से आए हैं, लोग छोड़ करके भागे हुए लोग हैं यहाँ से। 28 साल पहले जब हराया था उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए, फिर वो जहाँ गए वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़राब करके आए। एक मॉडल आज कांग्रेस के अंदर देखने को मिलता है, आज एक मॉडल देखने को मिलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी खराब करो, दूसरी में जाओ, दूसरी से तीसरी में जाओ। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा, देश कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है। देश गांधी जी के उस कथन को पूरा करेगा जब उन्होंने कहा था कि आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी बनी थी, इसलिए इसको डिसबैंड कर देना चाहिए। तो आज इस चुनाव में वही देखने को मिलेगा। और ऐसे लोगों को अब पाकिस्तान के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और जगह उठ सकता। सर 2014, 2019 में जिस तरह का माहौल था, 2024 में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा है, लगता नहीं थोड़ा मुश्किल है इस बार? 400 पार भी नहीं होगा, 200 पार भी नहीं होगा, ये मुश्किल है थोड़ा। देखिए, ये लोग वो हैं जो मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। वैसे तो ये राम के अस्तित्व को ही चुनौती देने वाले लोग हैं। तो ये आपस में भी कोई, मुझे नहीं लगता ये परिवार कोई एक साथ है। इसमें आपस में इतना खुद वो है, पार्टियों के अंदर आपस में इतनी गुटबाजी है, अनुशासनहीनता। वो रोज़ आप देख रहे हो, रोज़ तो लड़ते हैं, कभी टोहाना में लड़ते हैं, कभी कहीं लड़ते हैं, रोज़ लट्ठम लट्ठा। तो ये लठ तंत्र को कोई पसंद नहीं करता। देश आज संविधान के हिसाब से, बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिया है कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होना चाहिए, आपके वोट से पैदा हो। मैं समझता हूँ पूरा देश आज अपना जो प्रतिनिधि है, आज के समय का राजा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो जनसेवक है वो अब परिवारवाद से पैदा नहीं होगा, चाहे कहीं भी हो। पूरे हरियाणा में भी परिवारवाद साफ होगा और देश में भी परिवारवाद साफ होगा। तो अशोक तंवर को आपने सुना, वोटिंग के बाद इनकी ओर से क्या कुछ कहा गया था, ये हम आपको सुनवा रहे थे। अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। 2 घंटे से भी कम का समय अभी बाकी है। आपने वोट नहीं किया है, आप अपने घर से निकलिए, अपने आसपास के मतदान केंद्र जहां आपका वोट है, वोट करने जरूर पहुंचिए। आपकी वाकई सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में। अब तक का हम आपको वोट फीसद भी बता दें, साथ ही जिन लोगों ने वोट नहीं किया है वो भी वोट करें, ये भी हम अपील कर रहे हैं, क्योंकि 6 बजे तक वोट होगा, आप जानते हैं। उसके बाद जो लोग कतारों में लगे होते हैं, हालांकि उन्हें भी अवसर वोट करने का दिया जाता है। तो करीब 2 घंटे का आप मानकर चलिए वोटिंग के लिए समय बाकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब तक का वोट प्रतिशत भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हरियाणा में भी देखिए, छठे चरण में जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें हरियाणा भी शामिल है। बिहार की भी कुछ सीटें, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, यूपी, पश्चिम बंगाल। और अब तक सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट हुआ है अब तक का जो आंकड़ा है। और हरियाणा की लगातार की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, वहां कवरेज लगातार जारी है। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। विजेंद्र नेहरा जी लगातार हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता बीजेपी। रमन सिंह प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ हैं। उमेश भाटी प्रवक्ता जेजेपी। रजवन डहिनवाल प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ डिबेट में मौजूद हैं। विजेंद्र नेहरा जी, 2 घंटे का समय अभी बाकी है। 400 पार की जो बातें हो रही हैं उसमें दावा तो आप लोगों ने किया था कि 10 कमल हरियाणा से जाएंगे, लेकिन अभी तक का जो वोट पैटर्न है, वोट प्रतिशत है, लोगों में जो उत्साह है, क्या वो वाकई इस बात को लेकर तस्दीक कर रहे हैं कि आप लोग अपने मिशन, अपने टारगेट में कामयाब हो पाएंगे हरियाणा से?
मेहरा साहब हैं क्या फोन लाइन पर? पीसीआर चलिए भाटी जी, चूंकि चुनाव प्रचार में हमने बहुत तरह की बातें देखी, जीत का दावा तमाम दल कर रहे थे, आपकी पार्टी को लेकर आज क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? आप लोग दावा ये जरूर करते रहे कि बीजेपी के बाद केवल हम ही वो पार्टी हैं जिन्होंने 10 उम्मीदवार उतारे हैं, हालांकि दूसरे दल ये लगातार कहते रहे कि आप लोगों की जमानत जब्त होगी हर सीट से। चलिए, इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम चर्चा पर बाद में आते हैं। इससे पहले कि अपडेट्स या जो भी बड़ी खबरें हमारे पास हैं उनसे हम दर्शकों को रूबरू कराएंगे। तो अब तक का जो आंकड़ा है वो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के एक हिस्से पर। जो उम्मीदवार मुख्य तौर पर फाइट में हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 10 की 10 लोकसभा सीटों को लेकर भी, करनाल उपचुनाव को लेकर भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको चेहरे दिखा रहे हैं जिनमें प्रमुख तौर पर मुकाबला माना जा रहा है। फरीदाबाद की आप देख लीजिए, कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप में मुकाबला माना जा रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर और रावदान सिंह में, यानी मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में ही फाइट इस बार देखी जा रही है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह हैं, राज बब्बर हैं। कुरुक्षेत्र से हालांकि नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता और अभय चौटाला भी यहीं से फाइट कर रहे हैं। हिसार में मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि भले ही मुकाबला बीजेपी या जेजेपी में दिखे, लेकिन 3 उम्मीदवार 3 दलों से 3 चेहरे चौटाला परिवार से हैं। करनाल उपचुनाव की बात करें, यहाँ सीएम खुद इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। चूंकि बाई इलेक्शन है तो नायब सिंह सैनी यहाँ पर मैदान में हैं और उनके सामने कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह हैं। तो किस तरह की फाइट रहती है, किस तरह का मुकाबला रहता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नेताओं की वोटिंग के दौरान की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिग्विजय जिस वक्त वोटिंग के लिए पहुंचे थे, ये तस्वीर तो सुबह से सिलसिला लगातार जारी है। सीएम जिस वक्त वोट करने पहुंचे वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, तमाम दिग्गज वोटिंग के लिए पहुंचे। वोट की अपील लोगों से की गई और अब 2019 का परिणाम भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ परिणाम रहा था। बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीती। बीजेपी कह रही रिपीट करेंगे हम इस प्रदर्शन को। 400 कमल का जो नारा है उसमें हरियाणा के 10 कमल भी शामिल होंगे, ये कैंपेनिंग के दौरान कहा गया। हालांकि पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया, अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए। जनता ने क्या समझा, कितना माना, क्या जाना, आज ये साफ हो जाएगा क्योंकि आज उम्मीदवारों की परीक्षा है अपने आप में। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता ये तय कर रही। देखिए, रावदान सिंह जिस वक्त वोट करने पहुंचे, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपने परिवार समेत रावदान सिंह ने वोट जिस वक्त किया। चलिए, रमन सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। रमन सिंह जी, क्या कहेंगे, केवल 2 घंटे का या उससे भी कम टाइम अभी बचा के वोटिंग को लेकर? देखिए, हरियाणा की जनता से मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि ये वक्त घर से निकल के वोट करने का है। लोकतंत्र के महापर्व में सब अपनी हिस्सेदारी डालें और ये एक भागीदारी का भी समय है। और एक जनता ने जो आज, मुझे ऐसा लगा है, जो मैं सुबेरे से देख रहा हूँ, परसेंटेज भी जो सुबेरे एकदम से बढ़ा था कि जनता में कहीं ना कहीं उत्साह है। और हरियाणा के लोगों को गर्मी और ठंड से कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं। ये तो वैसे इतने मजबूत लोग हैं यहाँ पे। तो फिर से मैं अपील करना चाहूंगा हरियाणा की आवाम से कि घर से निकले और वोट करें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हमें 10 की 10 सीटें मिल रही हैं। मेरा ये मानना है कि अब की बार हरियाणा ने जो मन बनाया है, देखो, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। हरियाणा में जब काम ही नहीं हुआ कुछ, आज अगर काम हुआ होता तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री होते और हरियाणा के नाम पे वोट मांगी जाती, दिल्ली के नाम पे वोट नहीं मांगी जाती, क्योंकि इन्होंने यहाँ कुछ किया नहीं। कर्मचारी धरनों पे रहे, उनकी मांगे कभी नहीं मानी कि उनको पिटाई हुई। सरपंच अपना हक मांगने आए, उनको परेशान किया गया, पीड़ित किया गया। किसान के साथ तो जो दुर्दशा हुई है किसान की, वो तो पूरी दुनिया जानती है। इससे बड़ा एग्जाम्पल कभी नहीं हुआ। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसान आंदोलन पहले नहीं हुए, इस देश के अंदर किसान आंदोलन पहले भी हुए हैं, लेकिन जिस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री निर्दयी बन गया, ऐसा शायद पूरी दुनिया ने पहली बार देखा है। जब आज के वजीर आजम गुजरात हुकूमत में वजीर थे, तब तो वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक अडानी जी को सब कुछ देने के लिए 750 किसानों की जान ले ली गई। इस सरकार ने ये नहीं पता था कि ये काले कानून सही है या गलत है। अगर वो काले कानून इतने ही सही थे तो सरकार ने फिर वापस क्यों लिए? ठीक है, इन तमाम मुद्दों को आप लोगों ने कैंपेनिंग के दौरान भी गिनवाया गया। रमन सिंह जी, पिछली बार का अगर प्रदर्शन आप लोगों का देखें,
आप लोग हरियाणा में खाता भी नहीं खोल पाए थे। केवल रोहतक में आप कह सकते हैं, तो नहीं, अभी रोहतक में एक अच्छी फाइट दीपेंद्र की ओर से दी गई थी। इस बार आप लोग कह रहे हैं कि हम तो क्लीन स्वीप भी करने वाले हैं, इस बार हवा ही कांग्रेस की है। क्या आप वाकई आश्वस्त हैं इस दावे को लेकर? देखिए, मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ। 19 के चुनाव को हम बिल्कुल भी हमने हल्के में नहीं लिया। जो हमारी कमियां रही उनको हमने दुरुस्त किया, और वो एक पुलवामा के नाम की आंधी थी, ये सब जानते हैं। अब की बार हमने निरंतर 5 साल जनता के बीच में फिर से हम गए, क्योंकि देखो, हार और जीत राजनीति के दो अहम पहलू हैं। हमने हारा हरियाणा, तो हमने सर झुका के उसको भी स्वीकार किया, लेकिन आज जो हम जनता की नब्ज के बिहाफ पे आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों ने जो पीड़ा सही है, उसके बलबूते में एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन किसी के मन की बात नहीं सुनते। मनोहर लाल खट्टर जी ने आज तक किसी के मन की बात नहीं सुनी हरियाणा में। कभी तो वो कुछ बात करते, कभी कुछ करते। बस मैं एक ही मुद्दे पे बोलना चाहूंगा, करनाल का बड़ा गंभीर मुद्दा है। करनाल में स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज उस बेटी के नाम पे बनाया गया, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसकी लागत 1500 करोड़ रुपए है। आपके चैनल पे ये मुद्दा आगे से उठेगा। सीएम सिटी रहा है, 9.5 साल वहां पे मुख्यमंत्री रहे हैं। उस मेडिकल कॉलेज के अंदर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, चलिए, आज जनता रिपोर्ट कार्ड देने की तैयारी में है। आज परीक्षा चल रही है उम्मीदवारों की, 4 तारीख को परिणाम आएगा। आप जो मुद्दे कह रहे हैं, खामियां गिना रहे हैं, जिन बातों को उठा रहे हैं, क्या जनता उनको समझ पाई है या फिर नहीं चुनाव प्रचार के दौरान, ये साफ हो जाएगा 4 तारीख को। नेहरा साहब, पिछली बार जो जिस तरह का प्रदर्शन रहा, पहली बार था भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में 10 की 10 सीटें आप लोगों ने जीती। इस बार भी होने को तो सब कुछ संभव है राजनीति में, लेकिन कांग्रेस ने कड़ी फाइट कहीं ना कहीं आप लोगों को दी है। आप हैं क्या फोन लाइन पर? पीसीआर, चलिए, नेटवर्क इश्यू है शायद। भाटी साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? चूंकि पिछली बार का भी हम लगातार प्रदर्शन दिखा रहे हैं, हिसार में आप लोग दूसरे नंबर पर थे, इसके अलावा कहीं जमानत नहीं बचा पाए थे, तब जबकि आम आदमी पार्टी भी आप लोगों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। जी, तो आम आदमी पार्टी का उस समय भी कोई जनाधार नहीं था और आज भी कोई जनाधार नहीं है। उस समय भी जनाधार जो था जननायक जनता पार्टी का खुद का था। जननायक जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो मेहनत थी, और उन्हीं के मेहनत के चलते जो है वो रिजल्ट आया। और अब तो हमारे पास में 4.5 साल कहने के लिए बहुत कुछ है कि हमने 4.5 साल हरियाणा के अंदर बहुत काम किया। हमने एक अच्छी सरकार दी हरियाणा को नंबर 1 में ले जाने का काम किया, और साथ ही साथ एक सीट बहुत क्लियर कर दूं कि ये कहा करते थे उस समय कि अगर सबसे ज्यादा भीड़ किसी कोठी के सामने लगी हुई है काम करवाने वाले पे, इसका मतलब वहां पे वो दुष्यंत चौटाला जी का घर है। क्योंकि दुष्यंत जी पूरा समय उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं के बीच में, हरियाणा वासियों के बीच में लगाया, जो भी जहां भी जितना बन पड़ा उतना काम किया। पर अब तो जहां आपके नेता गए वहां विरोध करने वालों की भी तो भीड़ लगी है ना, कहीं गाड़ी घेर ली गई, कहीं काले झंडे दिखाए गए, कई नेताओं को घेर लिया गया। किसका होता है? उसी का होता है जो काम करता है। विरोध जिनके खिलाफ गुस्सा होता है उनके खिलाफ विरोध नहीं, काम करने वालों का विरोध क्यों होगा? ये क्या लॉजिक है? किसानों को पॉलिटिकली कांग्रेस ने जिस तरह से भड़काया अपना फायदा लेने के लिए, वो जग जाहिर है, वो सबको पता है, सबको सब जानते हैं, हरियाणा वासी सब जानते हैं किस तरीके से इन्होंने, क्योंकि किसान हमारा बहुत भोला होता है, और उस भोले किसान को इन्होंने बरगलाया, और बरगला के उनके थ्रू इन्होंने राजनीति चमकाने की कोशिश करी। लेकिन अब किसान समझ चुका है, उनको समझ आ गया कि उन्होंने जो है किस तरीके से कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने किस तरह से उनको कठपुतली बनाकर उन्होंने जो है बीजेपी के विरुद्ध उनको करने की कोशिश की थी। आप देखेंगे जो आने वाला समय है, जो आज वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, अब तक लगभग और 45% के करीब जो है वोटिंग हो चुकी है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें अब देखिए आने वाला जो समय में जो आप देखेंगे जो वोटिंग की प्रोसेस के बाद जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो 4 तारीख के रिजल्ट को सबसे पहले तो रमन सिंह जी का इस्तीफा लेंगे हम आपके चैनल पर, और उसके बाद में सीटों की गिनती होगी, चर्चाएं होंगी कि कितनी सीटें निकल के आती है बीजेपी की। दहिनवाल जी,
चलिए आपके पास हम आते हैं, उससे पहले हम अपडेट इस वक्त दे देते हैं कि क्या कुछ अपडेट वोटिंग को लेकर, वोट प्रतिशत क्या है हरियाणा में, ये हम बता देते हैं। 4 बजे तक का वोट प्रतिशत है 50.1, यानी करीब 50% लोग वोट कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें 52.6% लोगों ने वोट किया है कुरुक्षेत्र लोकसभा में। हिसार में 4 बजे तक 49.4% वोट, यानी करीब करीब अब तक के जो 3 आंकड़े हमने आपको बताए हैं। करनाल में भी लगभग सभी जगहों पर अब तक जो 4 हैं, जिसमें ओवरऑल हरियाणा भी है, 3 सीटें भी हैं। गुरुग्राम को भी आप मिला लीजिए, 48 से 50% के आसपास ही वोट का फीसदी पहुंचा के। फरीदाबाद में शुरुआत से ही कम चल रहा है। फरीदाबाद में 46.6% लोगों ने वोट किया है। भिवानी महेंद्रगढ़ में लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ में 51% से ज्यादा वोट हो चुका है। अंबाला में 53.1% लोग अपने वोट का प्रयोग कर चुके हैं। सिरसा लोकसभा में 4 बजे तक का वोट फीसद है 52% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया है। रोहतक में 4 बजे तक 50.9% लोगों ने मतदान किया है। चलिए डहीनवाल जी का रुख कर रहे हैं हम। डहीनवाल जी, हम लगातार आंकड़े भी बता रहे हैं कहाँ कितना वोट हुआ है। कुरुक्षेत्र पर सबकी निगाहें हैं, जो आपकी पार्टी के प्रदर्शन को भी देख रहे हैं, आपकी पार्टी से जुड़े लोग हैं कि अभय क्या कमाल करने वाले हैं। चूंकि अभय का जो प्रदर्शन रहेगा, परिणाम रहेगा, उससे आगामी विधानसभा चुनाव भी आपकी पार्टी के लिहाज से, मुख्य तौर पर इलाहाबाद विधानसभा चुनाव भी प्रभावित होने वाला है अभय के परिणाम से। जी जी, निश्चित तौर पर मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो कुरुक्षेत्र का जो चुनाव है वो पूंजीपति और किसान कमेरे के बेटे के बीच में है। वहाँ पर दो पूंजीपति चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं किसानों की तरफ से अगर बात कहें तो चौधरी अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर कुरुक्षेत्र में मैं खुद लगातार इस समय इस चुनाव प्रचार में गया तो वहाँ पर बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही शब्द आता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो किसानों के लिए जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उस चीज का कोई भूल नहीं सकता। और कभी भी कोई भी व्यक्ति जो बटन दबाने का काम करता है तो उसके दिमाग में एक बार चीज चौधरी अभय सिंह चौटाला की शक्ल जरूर आएगी और वो उसी को बटन दबाने का काम करेंगे, उन्हीं को ही वोट देने का काम करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कानूनियत चलाई है, पानी की बौछारें की है, किसानों को अपमानित करने का काम किया है, किसी भी वर्ग को उन्होंने कैसे प्रताड़ित करने का काम किया है, ये किसी की छुपा हुआ नहीं है। फिर आपने देखा होगा कि लगातार चौधरी अभय सिंह चौटाला जो भी शोषित है, पीड़ित है, उनके बीच में रहकर उनकी समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। आज वो लोग यही बार बार कह रहे हैं कि हमें चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो हमारे साथ जो सहयोग किया, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम चौधरी अभय सिंह चौटाला की सहयोग करने का काम करें। और इसी को देखते हुए लगातार वहाँ की जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला के पक्ष में, इंडियन नेशनल दल के पक्ष में वोट करने का काम करेंगे। क्योंकि उनको एक चीज और भी पता है और वो वहाँ पर बिल्कुल समझ चुके हैं कि नवीन जिंदल जो कि पूंजीपति है, निश्चित तौर पर पूंजीपति है, बड़ा पूंजीपति है, वो चुनाव जीतने के बाद अगर उसको वोट दिए, वो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं रहने वाला। यही बात गुप्ता जी के बारे में बात आती है कि गुप्ता जी जो जहाँ पर उनका कुरुक्षेत्र से कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, वो केवल बात करते हैं। अगर उनको वोट देंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश को देखते वो भी अपनी जनता बनेंगे। यहाँ पर केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला ही वो व्यक्ति है जो लगातार हरियाणा की जनता से हक अधिकारों की लड़ाई लड़ वाला है और उनके बीच में रहने वाला है। यहाँ पर ये कोई पहला चुनाव नहीं है जहाँ पर वो उनको नया नजर आ रहे हैं। बाकी जो है गुप्ता जी की बात करें या नवीन जिंदल की बात करें तो केवल और केवल वोट तक सीमित रहते हैं। जनता के पास ना तो उनके पास सीधी एंट्री है, ना ही जनता उनको सीधे जानती है। तो मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि वहाँ पर वोट डाल रही है, ये चीज सोच समझ कर रही है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़े, हमारे हक हकूकों की लड़ाई लड़े। अब आपने देखा होगा कि राज्यसभा के सांसद थे नितिन गुप्ता जी, जब किसान आंदोलन चल रहा था और उन्होंने इसमें क्या योगदान दिया? कोई योगदान नहीं था उनका। जबकि चौधरी अभय सिंह चौटाला एक विधायक थे, जबकि उसके बावजूद भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। वहाँ के लोग ये भी नहीं बन गए कि किस प्रकार किसान आंदोलन में उन्होंने अस्थायी हॉस्पिटल बनाकर वहाँ के लोगों की सेवा करने का काम किया। अब जो बार बार ये कहते हैं कि अप्रैल की नहर का निर्माण, नहर का पानी हरियाणा में आना चाहिए, वो साइड की नहर का निर्माण के बारे में कभी भी जिक्र नहीं करते। कारण क्या है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार और वहाँ पंजाब में है, वो ये कहते हैं कि पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा, हम नहीं देंगे पंजाब का पानी। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि एक बार नहर का काम करता ना, बोलो मैं नहर का निर्माण भी कराऊंगा, वहां पर पानी भी लेके आऊंगा। कारण कि सरकार से सवाल पूछने वाला होना चाहिए, सरकार को मिलने वाला होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या रहता है कुरुक्षेत्र में। रमन जी, आपसे मैं रोहतक को लेकर बात करूंगी। पिछले बार बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे दीपेंद्र, जिस बात का पहले भी मैंने जिक्र किया, लेकिन इस बार जो 4 बजे तक का वोट हुआ है वो बाकी जो 9 लोकसभा के लगभग उतना ही उत्साह है वहां वोटर्स में। ऐसा नहीं कि बहुत उत्साहित होकर या कुछ जहन में कोई बहुत बड़ी बात लेकर वोटर्स पहुंच रहे हैं।
देखिए, रोहतक की जनता ने मन बनाया है, क्योंकि पिछली बार जिस बहकावे में वोट डल गया था या डलवा लिया गया था, वो सारी चीजें क्लियर हो गई पिछले इन 5 साल के अंदर हो। अरविंद शर्मा जी को लोगों ने जिताया, ना ही अरविंद शर्मा जी को बीजेपी ने पूछा और ना ही अरविंद शर्मा जी ने रोहतक के लोगों को पूछा। आज रोहतक की जनता ने ये मन बनाया है कि जो हमसे पिछली बार हुआ वो दोबारा ना हो, ऐसे प्रयास के साथ वो हरियाणा रोहतक के अंदर दोबारा से वोट डालने के लिए निकले हैं आज। क्योंकि हरियाणवी में कहावत है कि काठ की हांडी हर रोज नहीं चटती, वो जल जाती है। दूसरी बात, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है कि इस सरकार से हमें मुक्ति चाहिए। तो बार बार सिर्फ जुमलों के सिवा हरियाणा में चाहे वो कर्मचारियों की मांगे थी, वो भी 10 साल ऐसे ही रही। कच्चे कर्मचारी पक्का करने की बात थी, वो भी ऐसे ही रही। उसके सिवा हमने पिछले समय में जब हमने 10 साल राज किया, उसकी तुलना में कामों की बातें हुई। हमने थर्मल प्लांट लगाए, क्या इन्होंने एक भी थर्मल प्लांट लगाया? हमने आजादी के बाद, आप तो खुद एक महिला नारी शक्ति का हिस्सा है, हरियाणा के अंदर आजादी के बाद में रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूं, पहला महिला मेडिकल कॉलेज हमने कानपुर में बनाया। हमने बड़ी बड़ी सेक्रेटरीट बिल्डिंग, सड़कें, चाहे वो रोहतक वाया गुआना पानीपत को होते हुए हमने जोड़ा, जींद से रोहतक तक हमने जोड़ा, केएमपी हमने बनाया, पंचकुला से यमुनानगर होते हुए अंबाला हमने जोड़ा। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ जुमलों के सिवा कभी कुछ नहीं दिया। हमने जींद में जुलाना में मिनी सेक्रेटरीट बनाए, महिलाओं के लिए कॉलेज बनाए, सोनीपत के अंदर एजुकेशन सिटी बनाई। इन्होंने क्या किया बताओ? इन्होंने जाति और धर्म की बात की। आज हरियाणा के लोगों ने पिछले 10 साल को और इनके 10 साल को देखा है, इसलिए आज जनता ने कहा कि अब की बार हम वो गलती नहीं करेंगे जो पहले हुई। ठीक है, जनता ने तो आप लोगों का भी काम देखा 10 साल पहले रमन जी, फिर 5 साल इनका देखा, 5 साल इनका काम देखा, फिर रिपीट करवाया इनको, फिर इनको रिपीट करवाया ना। इस बार देख रहे हैं जनता किस तरह क्या बदलाव चाहती है, इन्हीं के साथ जाना चाहती है ना। जनता बदलाव करने की तहरीर से खड़ी है अब की बार, और वो वोट की चोट से बदलाव करने जा रही है। हम बिल्कुल 100% इस मन को पढ़ चुके हैं। पीसीआर बीजेपी हमारे साथ है क्या? ठीक है, बीजेपी हमारे